अच्छा इधर देखो, लिसन लेट्स डू सम क्वेश्चंस 2016 के हैं, वेलकम टू व्हाटएवर। अब जरा इधर देखो, हमारे पास टारगेट क्या है, मुझे बोलता है द क्रेन आर्म एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन द पुली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? फॉर दिस रिमेंबर दिस थिंग कि हमें पता है कि ये पुली सिस्टम है, तो ये पुली बैकवर्ड नहीं जा रही, पुली उधर ही रुकी हुई है। तो इसका कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस सवाल के अंदर इस डायरेक्शन में पूरा रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको, समझ गए? मुझे इस पूरे सवाल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक काम कर सकता हूं, इधर देखो, लिसन, मेरी बात जरा गौर से सुनना। ये 10 किलो न्यूटन इस तरफ भी है और 10 किलो न्यूटन इस तरफ भी है, अग्री है कि नहीं है? मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं पहले लेफ्ट वाली साइड को देखूं, तो उसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूं इस डायरेक्शन में, तो कॉस आएगा या साइन आएगा? बेटे कॉस आएगा। यहां पर आ जाएगा मेरे पास 10 कॉस 30 डिग्रीज, सारा ही किलो न्यूटन में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे पास इसका भी क्या आएगा, इसका भी कॉस आएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्रीज। यहां तक पहुंच गए, ये दोनों हो गए मेरे पास, और मुझे पता है कि दिस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय F ओवर हेयर, हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं, F मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स 10 cos 30 डिग्रीज। आंसर कितना आ रहा है? 17.3, द क्लोजेस्ट आंसर D। इज दैट क्लियर? तो F इज इक्वल टू 17.3 किलो न्यूटन आ रहा है, तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो D होगा। इसमें क्या मसला था, आसान सवाल था। अगर तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये होता, तो ये पूरी की पूरी जो पुली होती है टूट जाती इधर। इज दैट क्लियर? द पुली वुड हैव ब्रोकन अपार्ट, समझ गए? बट दिस इज काउंटर बैलेंस बाय दिस फोर्स। ऐसी बात है, पुली पे तो बेल्ट जा रहा होगा, वो बेल्ट पूरा खींच के तो नीचे तो नहीं आ रहा ना मेरे पास, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत आसान है। This SI unit of specific heat capacity is joules per kg per Kelvin. What is the unit of specific heat capacity expressed in SI base units? हमें specific heat capacity का बोला है भाई। इधर देखो, याद करो, O लेवल से याद करो कि Q is equal to MC डेल्टा T था, ऐसा था। तो हमारे पास मुझे बोलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बल्कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की, हमें सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है बेस यूनिट्स में। हमारे पास एक कंबाइंड यूनिट J है, इसको सिर्फ खोलना है। तो ये हो जाएगा भाई J kg -1 K -1। जूल्स को अगर खोलेंगे तो जूल्स फोर्स का वर्क डन का यूनिट होता है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर S -2। यहां तक भी पहुंच गए, मैंने पूरा खोल दिया जूल्स को। ये जूल्स को खोला, मल्टीप्लाइड बाय kg -1 और K -1, तो kg कैंसल आउट हो गया। और मेरे पास ये जो बचा, इसका जो फाइनल आंसर बचेगा m स्क्वायर S -2 K -1। कौन सा आंसर है? C इज द आंसर, स्ट्रेट अवे। सही है, कोई मसला नहीं था इसमें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अच्छा, अब एक काम करो, एक अपने पास रूल लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको पहले। जस्ट लाइक परसेंटेज अनसर्टनिटीज, जो रूल था परसेंटेज अनसर्टनिटीज के लिए कि व्हेनेवर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड, द परसेंटेज अनसर्टनिटीज वर एडेड अप। अब व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शनल अनसर्टनिटीज, तो उसका रूल भी सेम रहेगा, द फ्रैक्शनल अनसर्टनिटीज विल ऑल्सो एड अप। सो इवेंचुअली x में कितनी थी हमारे पास थी स्मॉल x, और y के अंदर कितनी है? टेक्निकली स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो 2y है। इन दोनों को एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा, C आ जाएगा स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट, फिर ये कह रहा है, इधर देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u and an acceleration a. Okay, the object moves in a straight line through a displacement s and has a final velocity v. Okay, the above quantities are related by this equation. हमें पता है कि ये होता है। Which condition must be satisfied
in order for this equation to apply to the motion of the object. अब जरा इसमें पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, the direction of A is constant. ओके, ये बात तो इसने सच बोली है. And the direction of A is the same as the direction of S. बकवास कर रहा है, ऑपोजिट भी हो सकता है. सही है. फिर ये कह रहा है the direction of A is constant and the direction of A is the same as the direction of U. नहीं भाई, ऑपोजिट भी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी कम भी आ सकती है. ये भी बकवास हो गया. The magnitude of A is constant and the direction of A is also constant. बिल्कुल सच बोला है. ये याद रखना है कि for all equations of motion V is equal to U plus AT, V square is equal to U square plus 2S या S is equal to UT plus half AT square, इन तीनों के अंदर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए. अगर इसमें थोड़ा सा भी 21-22 हो गया, ये कचरा हो जाएगा. ये सवाल समझ गए? सो इट नीड्स टू बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर ये कह रहा है, अब आगे थोड़ा सवाल पे. A car is traveling at constant velocity, right? Is traveling at constant velocity. Its brakes are then applied. Okay, its brakes are then applied, causing uniform deceleration. एक constant velocity चल रही थी. Let this be U. ठीक है. Its brakes are then applied, causing uniform deceleration. और हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी लाजमी जीरो हो रही है हमारे पास कहीं पे जाकर. विच ग्राफ शोज, बेटे एक में सुन लो, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद डिस्टेंस एस ऑफ द वेलोसिटी वी ऑफ द कार. अब ये सवाल वाकई में कोई आसान कहीं से भी नहीं है, बहुत मुश्किल सवाल है. ये सवाल मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी पूछा था. मैं इसको ऑन द स्पॉट समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट चल रही है. ओके, मुझे मेन चीज़ ये देखनी है कि यहाँ से ये जो कर्व आया है या मेरे पास ये जो कर्व आया है, ये सही है. मैं एक काम कर सकता हूं, मैं चारों ऑप्शन में से मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं कि कौन सा हो सकता है. जरा इधर देखो, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट की बात करूंगा जहां पे मेरे पास कर्व आना चाहिए या स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. जरा सुनो, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. होती है कि नहीं होती है? होती है. हमें पता है कि u जो है वो शुरू में मेरे पास कांस्टेंट चल रहा था, यानी u कोई वैल्यू थी. ठीक है. मैं एक काम कर सकता हूं, इसको सिमुलेट करें. इस सवाल को सिमुलेशन अगर आपको करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे v को सब्जेक्ट बनाना है और s को भी मुझे एक साइड पे रखना है. मैं एक काम कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस 2s. यहां तक भी पहुंच गए. मुझे क्या करना है? मुझे एक रफ स्केचिंग करनी है v अगेंस्ट s की. सही है. लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि u एक वैल्यू थी शुरू में जो कि फिर बाद में जाके चेंज हुई है. सही है. तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस वैल्यू को मैं अपनी मर्जी से मार्क कर लेता हूं कि भाई सपोज करो ये 10 का स्क्वायर हो गया. मैंने अपनी तरफ से कर लिया, सिमुलेशन कर रहा हूं ना, ये भी मैंने 10 कर लिया. उसके बाद जो है मैं इसको कर लेता हूं +2 टाइम्स एक्सेलरेशन भी मैं, डिसेलरेशन भी मैं अपनी मर्जी से लगा देता हूं. मैं इसमें लगा देता हूं माइनस लेट्स सपोज 5. ठीक है. और फिर मैंने इसको एस कर दिया इधर, मैंने अपनी मर्जी से किया है. अब इसका मतलब है कि जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी होगी वो ये होगी कि 100 प्लस ये हो जाएगा, बल्कि माइनस आ जाएगा, -10s. यहां तक पहुंच गए. अब आप क्या करोगे कि अब आप एक काम करो, आपके पास होगा एक तरफ v और एक तरफ होगा s, और इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करोगे. ठीक है. हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट, कि मैं एक काम करता हूं कि s को पहले मैंने 1 रखा. अगर मैंने s को 1 रखा तो मेरे पास हो जाएगा 100 -10, और इसके ऊपर अगर हम लोग रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9.48. यानी इसका मतलब है कि मेरे पास एक वैल्यू जो v की आ रही है वो आ रही है 9.48. मुझे एक सिर्फ जनरल एक एस्टिमेटेड आइडिया देना है. सही है. यानी ऊपर तो है. फिर उसके बाद मैंने 2 किया. जरा सुनना, यानी 10 से मेरे पास ये वैल्यू गिरी है, 10 से वैल्यू नीचे गिरी है. फिर हम लोग इसको 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 100 -20,
और फिर हमने रूट लगाया तो मेरे पास ये वैल्यू गिरी है 8.9, यानी ये थोड़ी सी नीचे आई। थोड़ा और बड़ा जंप करते हैं, मेरे पास हो जाता है 100 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लें, 50 कर लेते हैं, 100 माइनस 50 कर लेते हैं और फिर इस पे रूट लगाते हैं, आंसर लगाओ तो ये आ रही है 7, यानी मेरे पास अगर ये 5वें ब्लॉक पे आ रही है तो कहीं नीचे आ रही है इधर। इसका मतलब है कि हमारे पास जनरल जो कर्व जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, और ये जनरल कर्व मेरे पास किस में शो हो रहा है? ए में। ये सवाल था आपके पास, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। नहीं कर सकते, सही है। अब मजे की बात यह है, फिर हमारे पास एक और सवाल आ गया। अ बॉल इज थ्रोन अक्रॉस अ फ्लैट फील्ड, एक फेंका हमने बॉल को उठाकर फील्ड के अंदर। फिर मुझे बोलता है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द बॉल व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस आर इग्नोर्ड। ओह माय गॉड, द बॉल लैंड्स विद द सेम वेलोसिटी एज which it is thrown। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इधर अगर वेलोसिटी हमारे पास ये v है तो इधर आकर इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा भाई। द बॉल लैंड्स विद द सेम वेलोसिटी नहीं हो सकता। हाँ, स्पीड बोलते हैं तो सेम होती। इनफैक्ट अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की भी अगर सिंपल बात करूं तो पहले वर्टिकल कंपोनेंट था मेरे पास v sin थीटा, और इधर जब आके गिरेगा तो इधर हो जाएगा माइनस v sin थीटा। तो वेलोसिटी सेम कैसे हो गई? समझ गए? ये बात तो पहला ही ऑप्शन आपके पास चला गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जीरो है, अगर जीरो भी है तो कांस्टेंट तो है। ये वाला हो सकता है, इसको मैं डॉट लगा रहा हूं, एलिमिनेशन यूज करेंगे इसके बाद। यहां तक भी पहुंच गए, मतलब आप खुद सोचो कितना सोचना पड़ रहा है आपको। इधर देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर बोथ जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। नहीं, ये बकवास कर रहा है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे ही है, वर्टिकल ही रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। The horizontal and the vertical components of velocity are both zero at the, बकवास कर रहा है, next level। B is the correct answer। कांस्टेंट है भाई, जीरो वैल्यू भी अगर रखी हुई है तो वो भी तो कांस्टेंट चल रही है। समझ गए कितना सोचना पड़ा आपको? समझ गए ना भाई? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ए वाला पॉइंट, कि भाई शुरू में वेलोसिटी जो भी हो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर not only associated with magnitude but also direction। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर ले, हाँ वो सेम है, डायरेक्शन तो अलग है ना, सही है। अब आप खुद सोच लो कितना सोचना पड़ा इस पे। समझ गए? नेक्स्ट, फिर ये आ गया, ओ माय गॉड, ये अल्लाह करे आसान हो। एन ऑब्जेक्ट falls freely from rest in a vacuum। Okay, the graph shows the variation with t of the velocity v of the object, which graph using the same scale, यानी इसी के ऊपर प्लॉट करेंगे, represent the object falling in air। जाहिर सी बात है वो टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ जा रहा होगा। और हमने एक सवाल जो आपने प्रैक्टिस शीट करवाई थी उसमें किया था, तो वो कर्व कुछ ऐसे जा रहा होगा। कौन सा होगा? बी कैसे हो सकता है? बी अगर आप इस पे सेम स्केल पे प्लॉट करोगे तो वो तो यूं जा रहा है भाई। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला आ गया एक सवाल। अब जरा इधर देखो, 3 wires each exert a horizontal force on a vertical pole। बेसिकली ओवरहेड व्यू है, ये आपके पास ओवरहेड व्यू दिखा रहे हैं, यानी आप ऊपर से देख रहे हो, ये पोल जो है ना ये आपकी स्क्रीन से बाहर निकल के आ रहा है। समझ गए? Which diagram shows the resultant force are acting on the pole। ओके, हमें resultant force निकालनी है, इसका मतलब है कि अनबैलेंस्ड है ये।
ठीक है, बैलेंस नहीं है। अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। जरा इधर देखो, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इन वेक्टर्स को अलग अलग निकाल लेते हैं। इसमें से एक मैंने ये निकाल लिया, सही है, ये मेरे पास राइट साइड पे हो गया, या जैसे भी जाए। एक मैं इसको भी निकाल लेता हूँ इसमें से। आपको फिर जो है ना अंदाजे से करना पड़ेगा। इसको भी मैंने इधर रख दिया साइड पर। और एक मेरे पास है ये वाला, सही है, एक ये वाला है, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ इस डायग्राम में से। मैंने निकाल लिया, सही है। अब मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना है। ज़रा इधर देखो, अब ज़रा चलते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि लुकिंग एट दी फर्स्ट डायग्राम, ट्रायल एंड एरर से कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद फाइनल डायग्राम देखते हैं कि कौन सा मैच करता है, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, सबसे पहले मैंने इसको उठाया, ये इधर आ जाएगा, लेकिन आप इधर देख सकते हो कि इसके अंदर एक मेजर फ्लॉ आ रहा है। मेरा राइट साइड पे और इधर किधर है, लेफ्ट साइड पे है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। फिर मैं एक काम कर रहा हूँ कि फिर सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में मैंने इसको इधर रखा, सही मैच किया। फिर इसको उठाकर मैंने इस पे रखा, ये भी सही मैच किया। और इसको उठाकर मैंने इधर रखा, सही मैच किया। अब जरा सुनो, याद करो, आपको याद होगा ओ लेवल मैथमेटिक्स से कि अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये वाली जो इसका टेल होता है ये स्टार्ट होगा और ये वाला मेरे पास एंड पॉइंट होगा। तो हमारे पास आर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। याद है आपकी ओ लेवल सिलेबस दी मैथमेटिक्स से? तो ये वाला डायग्राम परफेक्ट मैच कर रहा है इधर, समझ रहे हो? ये वाला परफेक्टली मैच कर रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दूसरे नहीं देख सकते। दूसरे के अंदर हमारे पास इधर भी देख लो, इसको उठाया इधर रखा, परफेक्ट मैच किया। फिर इसको उठा के इधर रखा, तो मेरे पास इधर एक भंड आ गया है। वो आपके पास ये कि राइट साइड पे था और ये लेफ्ट साइड पे, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे पास, ये भी फ्लॉप हो गया। कैन यू सी दैट? तो फिर हमारे पास ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन डी है। डी के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर मेजर फॉल्ट यहीं पे नजर आ रही है। जो रेड वाला नीचे है वो यहां पे किधर है? ऊपर की तरफ है। सही है? इज दिस क्लियर? ये भी हो गया आपके पास सवाल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम एसआई बेस यूनिट। ये हम लोग दूसरे वेरिएंट पे आ चुके हैं सब पेपर के, सही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वोल्ट्स में होते हैं, तो इनकी बेस क्वांटिटी सेम ही होंगी, सही है। प्रेशर एंड स्ट्रेस, सुन लो, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है और स्ट्रेस का यूनिट भी पास्कल होता है। स्ट्रेस मैं पहले खुद बता रहा हूं, तो ये भी हमारे पास जो है सही है। सी ऑप्शन, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। इधर देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू के एक्स। यही किया था आपने, याद है ना? K वॉज द स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ओवर x, यानी इसके यूनिट हमारे पास बन रहे हैं न्यूटन पर मीटर, यही बन रहा है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स के जो यूनिट बनते हैं, मोमेंट के बनते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी न्यूटन मीटर बनते हैं। तो इसमें हमारे पास रॉन्ग यही वाला है, समझ गए? और लास्ट है टॉर्क एंड वर्क। अब जरा सुन लो, टॉर्क का मतलब भी मोमेंट ही होता है, टॉर्क का मतलब भी मोमेंट ही होता है। इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन मीटर होगा, तो वर्क का भी हमें पता है न्यूटन मीटर होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको जूल्स में लिखते हैं। समझ गए? ये जब आएगी चीजें, टॉर्क वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, सब आपके सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है, आगे जाके आएगा। मैंने फिर भी करा दिया। अच्छा, इधर देखो बेटे, बातें नहीं करो प्लीज, बातें नहीं करो, मुझे भी कवर कराने दो, चुपचाप चलने दो। अच्छा, when performing an experiment, a student should minimize the uncertainty of any measurement. Okay, in which case is the student reducing the systematic error in a measurement? कौन सा आंसर होना चाहिए मुझे बताओ? इसके अंदर भाई सिस्टमैटिक एरर की बात की हुई है।
सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एवरेजिंग आउट द रिजल्ट्स, और इन तीनों के अंदर हमारे पास एवरेजिंग की बात कर रहा है तो ये तीनों ही गलत हैं, सिर्फ ए सही है क्योंकि इसके अंदर टेक्निकली जीरो एरर हटा रहा है। ये भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला सवाल इधर देखो, ये वाला भी ट्रिकी सवाल है, जरा इधर देखो, लिसन। A calibration graph is produced for a faulty ammeter. Okay, हमारे पास एक कर्व बना हुआ है. Which ammeter reading will be nearest to the true current? Okay, let's see. पहले हम लोग इसको ट्रायल एंड एरर से करोगे आप. पहले 0.2 को चेक करते हैं. हमारे पास एमीटर रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ तक कर लिया. अब ज़रा इधर देखो, पहले मैंने देखा कि अगर मेरे पास मीटर रीड कर रहा है 0.2, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आप देख सकते हो कि बहुत छोटी आ रही है, 0.2 से दूर है. सही है. नेक्स्ट, फिर हमने एक काम किया, 0.4 को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, 0.4 को अगर मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो है ये भी हमारे पास 0.4 से काफ़ी दूर है, थोड़ी सी दूर है, बल्कि काफ़ी दूर है. कैन यू सी दैट? तो ये भी नहीं हो सकता. फिर 0.6 पे देखते हैं, 0.6 पर गए तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी अच्छी खासी दूर है. और फिर डी ऑप्शन पे आते हैं, 0.8 पर गए तो ये डेड एक्यूरेट वैल्यू यही आ रही है हमारे पास 0.8, तो यही होगा. सिंपल सा था, आपको कुछ भी नहीं करना था. कैलिब्रेशन कर्व इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि वो हमारे पास जो एमीटर जो एक्चुअल है वो ख़राब है. कैलिब्रेशन कर्व का मतलब ये है कि हम लोग ये कर्व के थ्रू हम लोग एक्चुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं. समझ गए? मतलब आपके पास ये होगा कि जैसे फॉर इंस्टेंस आपने मेजर किया, भाई हमारे पास आ रही है 0.5 रीडिंग, आपने देखा 0.5 आ रहा है, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप 0.5 को इधर मार्क करोगे और आप इधर से जाओगे, इस पे जाके रीड करोगे तो वो तकरीबन आपके पास 0.3 एक्चुअल रीडिंग दे रहा होगा. समझ गए? दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन. समझ गए? ये भी हो गया. अच्छा, अब ये सवाल आया, a car accelerates uniformly from velocity u to velocity v in time t. यार इसकी असिस्टेंस मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई मारोगे. ज़रा सुनो, लिसन, मैं आप लोगों को बताता हूँ. आप एक काम, मैं इस पूरे का एरिया निकालता हूँ. इसका एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा ट्रेपीजियम का एरिया. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा, USUN. सही है. तो हमारे पल के PSUN, इसका मैं पूरे का एरिया निकालूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ इनटू हाइट हमारे पास आ रही है T इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड में एक U आ रहा है और एक V आ रहा है, तो U प्लस V, यहाँ तक भी पहुँच गए. ये भी हो गया. इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक बना. अब मैं B को ज़रा चेक करते हैं. B के अंदर हमारे पास है NPWV, तो ये हो जाएगा NPWV. एक तो ये आ रहा है मेरे पास, ये वाला एरिया आ रहा है, और है कौन सा VRSU, VRS और U, इन दोनों के एरियाज निकालें. ज़रा इधर देखो, सबसे पहले इसका तो बॉक्स है, डायरेक्ट निकलेगा. ये हो जाएगा U मल्टीप्लाइड बाय हाफ T, बल्कि T/2 लगा लेते हैं इधर. T/2 आ गया. इसका जो एरिया निकलेगा मेरे पास निकलेगा V मल्टीप्लाई बाय T/2, इसका भी आ रहा है. सही है. अब इसका मतलब है कि जो इसका एरिया आ रहा है वो आ रहा है U T/2 प्लस U, ओ माय गॉड, प्लस VT/2. ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए. अब इसको भी अगर हम लोग खोलें तो ये हो रहा है हमारे पास UT/2 प्लस VT/2. परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच है. ये भी सही है. ठीक है. नेक्स्ट, ये वाला एक सवाल आया है, इधर देखो. A student uses a spring gun to launch a steel ball with a constant horizontal velocity.
he varies the height h of the gun and measures the horizontal displacement r of the ball when it hits the ground. Okay, ठीक है. Which graph shows the variation with height h of the horizontal displacement r? पहले खुद ट्राई मारो. अच्छा भाई, इसको मैं एक दफ़ा फिर से लास्ट टाइम समझा रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ ये है, मैंने एक काम किया कि पहले वर्टिकल मोशन को मैंने इसमें हिसाब लिया इस सवाल के अंदर, ठीक है. अब इसके अंदर मैंने पहले वर्टिकल ही मैंने बात की. वर्टिकल के अंदर मैं पता है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो इसके अंदर मेरे पास मैंने टाइम को सब्जेक्ट बनाया. मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के अंदर सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो टाइम कॉमन है. मैंने टाइम का हिसाब ले लिया. फिर उसके बाद मैंने काम किया कि फिर मैं हॉरिजॉन्टल पे गया. जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे गया तो मुझे पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में UH मैंने इसको नाम दे दिया है, इसको मैं बोल रहा हूँ UH है. ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा मेरे पास. तो मैंने जो है इसके अंदर T की जगह पर ये वाला T उठाकर इसमें डाल दिया. जब मैंने इसको इसमें डाला तो फिर फाइनली मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई UH तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है. तो मैंने इन सबको हटा दिया और मैंने एक जनरल एक बना दिया ये कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √S, और S जो है वो मुझे पता है कि वो टेक्निकली H के बराबर है. सही है. तो ये मुझे पता है कि H के बराबर, तो इसको भी मैं काम कर सकता हूँ, इसको भी हटाकर मैं इसकी जगह पे H लिख सकता हूँ. ये लिख दिया मैंने. फिर फाइनली मैंने क्या किया कि भाई मैंने इसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से y इज इक्वल टू √x. अब y इज इक्वल टू √x का जो ग्राफ का शेप होता है वो ये वाला शेप होता है आपके पास, और ये वाले शेप का जो मेरे पास परफेक्ट प्रूफ है वो ये रहा कि भाई आई एम यूजिंग अ ग्राफ प्लॉटर टू एक्चुअली शो यू दैट ग्राफ. या तो इसको रट्टा लगा लो या तो इसको स्केच कर लो. जी बेटे, क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट. आप चाहो तो इसको स्पीड भी लिख सकते हो. सही है. ये मुश्किल सवाल है, मैं मानता हूं इसको. सही है. ये वो वाले सवाल हैं जो मोस्ट लाइकली अगर तो आप एवरेज हो या अबव भी एवरेज हो तो मे भी शायद गलत करके आ जाओ. सही है. लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई MCQ के पेपर में अगर 8 सवाल या 10 सवाल भी गलत कर दिए, पैनिक नहीं करना है. तो हो सकता है दूसरा तो हो ही जाएगा, हो सकता है दूसरा भी ऐसे ही आ जाए. नेक्स्ट. अब ये एक सवाल आया है नेक्स्ट लेवल. ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल है. पहले अगर तो आपने सिलेबस डी में काइनेमैटिक्स का चैप्टर अगर सिलेबस डी मैथ्स में किया हुआ है, ये वाला आप कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो शर्म की बात होगी. Okay guys, so apparently we have 2 cars X and Y are positioned as shown at time t is equal to 0. एक गाड़ी मेरे पास 50 मीटर के फासले पे है आगे, वो मेरे पास चलिए X is 50 meters behind Y and has a constant velocity of 30 meter per second. Okay, 30 meter per second है, और इसकी भी हमारे पास constant velocity चल रही है 20 meter per second. अब जाहिर सी बात है ये गाड़ी तो तेज़ होगी, इवेंचुअली आगे जाके तो इसको पकड़ ही लेगी. सही है ना, पकड़ ही लेगी इसको. तो हम एक काम करते हैं, मुझे पता है कि ये एक एडिशनल डिस्टेंस भी कवर करेगी. लेट दिस डिस्टेंस बी d इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई t. यहाँ तक तो हो गया. अब हमारे पास ये इक्वेशन सिर्फ इस वाले के लिए वैलिड है. फिर मेरे पास ये कि जो पीछे वाली गाड़ी है उसको 50 मीटर भी कवर करना है, और फिर ये वाला एडिशनल डिस्टेंस भी कवर करना है उसको. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर के लिए इक्वेशन बना लूँ कि x के लिए इक्वेशन बना लूँ. फॉर x के लिए आई एम राइटिंग दिस डाउन. ओ माय गॉड, फॉर x के लिए कहाँ गया, ये रहा. फॉर x के लिए आई कैन राइट दिस डाउन एज 50 प्लस द एडिशनल d शुड बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई t. लिख सकते हैं. ये चीज जरा सुन लो कि टाइम तो हमारे पास दोनों में कॉमन है, और एक और चीज है, द डिस्टेंस d कवर्ड इज द सेम फॉर बोथ कार्स. सिर्फ एडिशनल उसमें 50 ज्यादा है, तो इसको उठाकर उसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. तो 50 प्लस 20t इज इक्वल टू 30t,
एंड इवेंचुअली ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 10t, सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। किसको? y का है सिर्फ ये कि कंसीडर वेलोसिटी माइनस करेंगे तो 20, तो इसकी भी 10 इसकी ज़्यादा है, तो देखा जाए तो 10 मीटर पर सेकंड से चलिए 50 मीटर को 5 सेकंड में वो भी हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपना अप्रोच है, मैथ्स है सिंपल। ये हो गया सवाल सॉल्व, हो गया, टाइम भी हो गया। ओ भाई